हम लोगों ने स्पेशिएशन टॉपिक शुरू किया हुआ है और स्पेशिएशन टॉपिक में हमने स्पेशिएशन के बारे में पढ़ा, मोड ऑफ स्पेशिएशन के बारे में पढ़ा और लास्ट टाइम हमने एलोपेट्रिक स्पेशिएशन के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पैरापेट्रिक स्पेशिएशन। क्या है पैरापेट्रिक स्पेशिएशन, किस तरीके से ये अपना मैकेनिज्म जो है वो एक्सेल करवाते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन कौन सी एग्जांपल है जो पैरापेट्रिक स्पेशिएशन में आती है। सबसे पहले पैरापेट्रिक स्पेशिएशन होता क्या है। ये एक ऐसा टाइप की स्पेशिएशन है, यहाँ पर नई स्पीशीज तो बनती है लेकिन वो स्पेशिएशन बनाने के लिए हमें कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं चाहिए। ठीक है, सिम्पैट्रिक से ये अलग होगी क्योंकि सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन में सडन चेंज आ जाती है जीन में और एक नए इंडिविजुअल बन जाते हैं, नई स्पीशीज बन जाती है। लेकिन पैरापेट्रिक एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और ग्रेजुअल प्रोसेस तो एक रहा। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि यहाँ पर कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, कोई इकोलॉजिकल बैरियर नहीं है, उसके बावजूद भी एक नई स्पीशीज का निर्माण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पैरापेट्रिक स्पेशिएशन। तो पैरापेट्रिक स्पेशिएशन क्या है कि पॉपुलेशन है जो कि ज्योग्राफिकली एडजेसेंट है, मतलब कि कोई अगर पॉपुलेशन है तो वो कॉन्टिन्यूटी में है, इसमें किसी टाइप का वेरिएंट नहीं है, लेकिन नॉट कंप्लीटली ओवरलैप। तो वो कॉन्टिन्यूटी में तो है लेकिन कंप्लीटली ओवरलैप नहीं है। सोचिए कोई ज्योग्राफिकल एरिया है और ये अबाउट 10 किलोमीटर का है, एक रफ एग्जांपल में बता रहा हूं। तो ऑब्वियसली बात है जो यहाँ पर इंडिविजुअल होंगे वो इनके साथ ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर तो आने की ट्राई नहीं करेंगे, राइट। तो सोचिए कोई लिजर्ड है और स्क्वेरल है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्रायोरिटी क्या होगी कि नियर बाई जितनी स्क्वेरल्स हैं या लिजर्ड्स हैं उनके साथ ही मीटिंग हो, इतनी दूर उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो ज्योग्राफिकली एडजेसेंट है लेकिन कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होते हैं। अब इनमें कौन कौन से फीचर आते हैं। सबसे पहला फीचर है कि इनकी कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर है उसके बाद स्पेस है फिर यहाँ पर है उसके बाद स्पेस है फिर यहाँ पर है, ऐसा नहीं है। ये एक पॉपुलेशन है जो कॉन्टिन्यूस है, इनके बीच में किसी भी टाइप का ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, ना कोई रिवर है ना माउंटेन है एटसेट्रा, ऐसा कुछ भी बैरियर नहीं है। लेकिन लिमिटेड जीन फ्लो है। लिमिटेड जीन फ्लो से क्या अभिप्राय है कि नेचुरली बात है अगर ये कंटिन्यू प्रोसेस से ये फैली हुई है पॉपुलेशन, तो ये वाली पॉपुलेशन आपस में ब्रीड कर रही होगी, ये पॉपुलेशन आपस में ब्रीड कर रही होगी और ये कुछ होंगे जो थोड़ी बहुत इधर ब्रीडिंग से हाइब्रिड प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो हाइब्रिड जोन, जैसे मैंने अभी कहा कि जब पॉपुलेशन बेहद बड़े एरिया में फैली हो तो छोटे छोटे एरिया की जो पॉपुलेशन होती है वो आपस में ही ब्रीडिंग करते रहते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर कर दूसरे एरिया में नहीं जाते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी ही क्यों ना हो। तो जब वो आपस में मीटिंग करते रहते हैं और दूर जो पॉपुलेशन का दूसरा हिस्सा है वहां पर वो खुद ब्रीडिंग करते रहेंगे, तो इन बिटवीन जो दो हिस्सों के बीच की जगह है जैसे कि ये वाली जगह है, तो ये वो वाली जगह के ऑर्गेनिज्म होंगे जो इनकी मीटिंग इनके साथ भी थोड़ी बहुत फिजिबल होगी और इनके साथ भी थोड़ी बहुत फिजिबल होगी, तो ये एक हाइब्रिड जोन बन रहा होता है, राइट है। तो सबसे पहले कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा लिमिटेड जीन फ्लो। लिमिटेड जीन फ्लो इसीलिए क्योंकि यहाँ वाला इधर नहीं आ रहा और यहाँ वाला इधर नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर कंटिन्यू पॉपुलेशन के बाद भी जीन की लिमिटेशन हो चुकी है और हाइब्रिड जोन बन जाते हैं क्योंकि एक पॉपुलेशन इस एंड पर है दूसरी पॉपुलेशन इस एंड पर है, बीच में बेशक कंटिन्यूटी है लेकिन दो पॉपुलेशन ऑल्दो बिलोंग टू द सेम स्पीशीज है, तो ये बीच में जो इंटरब्रीड कर रहे हैं तो सेंटर का जो जोन बन रहा है वो हाइब्रिड टाइप का जोन होगा क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट में भी थोड़ी सी म्यूटेशन हो रही है, थोड़ा सा जीन के बदलाव आ रहा है, एक्सट्रीम राइट में भी थोड़ा सा बदलाव आ रहा है और लेफ्ट और राइट के बीच में जब भी थोड़ी बहुत इंटरब्रीडिंग होती होगी तो बीच का जो जोन है वो हाइब्रिड जोन कहलाता है। एआई वीडियो बनाई है ताकि आप इस कंसेप्ट को और भी बेटर तरीके से समझ सकें। In the world of butterflies, parapatric speciation is a fascinating dance of evolution. Imagine two populations of butterflies living side by side,
separated by a narrow zone of differing environments. Here, they encounter unique challenges, different plants, temperatures, and predators. Over time, these butterflies adapt to their specific habitats, developing distinct traits. As they evolve, their mating preferences shift, leading to a gradual divergence. The ones in the lush meadows might favor brighter colors to attract mates, while those in the drier areas blend in with their surroundings. This subtle separation creates a barrier, not of distance, but of preference and adaptation. Eventually, these once similar butterflies become so different that they can no longer interbreed, marking the birth of a new species. It's a stunning reminder of nature's creativity, showcasing how life can flourish even in the tightest of spaces. अब किस तरीके से ये स्पेशिएशन होती है, क्या उसका मैकेनिज्म होगा? सबसे पहले इन्वायरमेंट ग्रेडियंट। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई पॉपुलेशन है जो कि बड़े से एरिया में फैली है, लेट्स से मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये नॉर्दर्न एंड है और ये साउदर्न एंड है, ठीक है, जब आप ईस्ट वेस्ट भी लगा सकते हो। तो ये जो पॉपुलेशन होगी, तो ये क्या कर रही है, इधर से लेके इधर तक फैली है। चूंकि ये एरिया काफी बड़ा है, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, आप जितना भी लगा सकते हैं। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर यहाँ पर होंगे वैसे ही इन्वायरमेंट फैक्टर यहाँ पर नहीं होंगे, दोनों में इन्वायरमेंट की वेरिएशन आ रही होगी। और ये इन्वायरमेंट ग्रेडियंट चाहे वो टोपोग्राफी के हिसाब से है, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से है ना, जहाँ इन्वायरमेंट के किसी और फैक्टर, टेम्परेचर की वजह से है, लाइट की वजह से है, ये थोड़ी सी जो वेरिएशन आती है, जिसकी वजह से ये अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए अपने हिसाब से जो है वो अडॉप्ट कर रहे होंगे। इनमें जीन के चेंजेस अपने हिसाब से आ रही होंगी, इनमें जीन की चेंजेस अपने हिसाब से आ रही होंगी, राइट। तो क्या है, इन्वायरमेंट का ग्रेडियंट बन गया हुआ है। हाल दो ज्योग्राफिकली एक एरिया है, काफी बड़ा एरिया है, लेकिन जो फैक्टर यहाँ पर ऑपरेट करते होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो यहीं पर भी ऑपरेट करते हो। दूसरा, नेचुरल सिलेक्शन। अब देखिए, लेट्स से कि ये वो वाला पोर्शन है जो शेडी एरिया में फॉल कर रहा है और ये वाला पोर्शन है जो सनलाइट एरिया में फॉल कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जीन वैसे ही आएंगे जो शेडी एरिया में उनको एक एज दे रहे हो, और यहाँ पर जीन वो वाले आएंगे जो सनलाइट एरिया में उनको एज देते हो। तो नेचुरल की सिलेक्शन भी कैसी होगी, इनमें वही सर्वाइव करेंगे जो शेडी एरिया में बेटर तरीके से रह सकते हैं, और इनमें वही सर्वाइव करेंगे जो सनलाइट एरिया में बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। और बीच का इंटरमीडिएट जोन होगा जो कि हाइब्रिड जोन बन जाएगा, जो कम शेडी है और कम सनलाइट वहां पर आती है, तो दोनों का एक मीडियोकर पोर्शन यहाँ पर बन रहा है। देन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ऑब्वियसली बात है, ये जो शेडी एरिया के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो प्लांट ही लगा लीजिए आप, तो शेडी एरिया के जो प्लांट है और या फिर सनलाइट एरिया के जो प्लांट है, इनमें धीरे धीरे वेरिएशन आना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात है कि यहाँ के जो फ्लावर होंगे, पोलन और एंथर जो यहाँ पे बने हुए हैं और जो यहाँ पर होंगी, इनकी जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो बेहद कम हो चुकी होगी, एक रिप्रोडक्टिव बैरियर बन चुका होगा डिस्टेंस वाइज एज वेल एज इन्वायरमेंट की एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है और फिर एक टाइम आता है कि नई पॉपुलेशन बन जाए। लेट्स से कि शेडी एरिया वाले जो है वो फ्लॉरिंग करते हो जून और जुलाई के मंथ में, ठीक है, लेकिन जो सनलाइट वाले एरिया के फ्लावर हैं ये फ्लावरिंग करते हो जनवरी और फरवरी के मंथ में। तो ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है तो यहाँ पर नहीं हो रही, और जब यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है तो यहाँ पर नहीं हो रही। तो इट मीन्स इनमें क्रॉस पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। तो नेचुरली बात है, इनका इंटरब्रीडिंग का कंसेप्ट खत्म हो जाता है और ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ये अलग स्पीशीज बन जाती है और ये अलग स्पीशीज बन जाती है। होपफुली आपने यहाँ पर पॉइंट गेन किया हो। मैं फिर से थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर कोई प्लांट है, ऐसे दिखा देता हूँ, इसकी फ्लावरिंग जो है वो जून और जुलाई में हो रही है, और यही प्लांट जो है वो ग्रो करते करते इनकी पॉपुलेशन यहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन चूंकि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है इन्वायरमेंट के, यहाँ और यहाँ दोनों के अलग है, तो यहाँ की फ्लावरिंग जून जुलाई में हो रही है, लेकिन इसकी जैन और फेब में हो रही है। तो जब फ्लावरिंग का सीजन ही अलग है दोनों का, ऑल्दो दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, बट इन्वायरमेंट ग्रेडियंट की वजह से इनमें बदलाव आया है, तो ये आपस में ब्रीड नहीं कर पाएगा। ऑल्दो ये चाहो तो ब्रीड कर सकता है, लेकिन सीजन ही अलग हो चुका है, इन्होंने अडॉप्टेशन ही ऐसी की हुई है, तो ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगा।
अब कौन सी इनमें बेस्ट एग्जांपल है जो हम देते हैं, सबसे पहले है एंथोजेंथम ओडोरेटम। ये स्पीशीज ऑफ प्लांट है, इनमें क्या था कि ये पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर रही थी, राइट। तो लेट्स से यहाँ पर ये प्लांट की स्पीशीज ग्रो कर रही है पर्टिकुलर एरिया में। फिर क्या हुआ, उस एरिया में एक जगह पर माइनिंग का काम शुरू हो गया। जब यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, हैवी मेटल की पोल्यूशन होना शुरू हो गया। जब माइनिंग होगी तो हैवी मेटल निकलेगा, और हैवी मेटल जो है वो सॉइल को कंटामिनेट कर देता है। तो हैवी मेटल ने क्या किया, सॉइल को कंटामिनेट कर दिया। अब यहाँ पर वही प्लांट सर्वाइव कर सकते थे जो हैवी मेटल कंटामिनेशन को बियर कर सकते हैं। जो हैवी मेटल कंटामिनेशन को बियर नहीं कर पाएंगे तो वो मर जाएंगे यहाँ से प्लांट। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इनके जीन में बदलाव आने लगा, और यहाँ पर प्लांट वो वाले सर्वाइव करने लगे जो हैवी मेटल कंटामिनेशन को बियर कर सकते हैं। उनकी प्रेजेंस में भी वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये तो अनकंटामिनेटेड एरिया था, यहाँ पर तो हैवी मेटल की कंटामिनेशन नहीं हुई थी। एज ए रिजल्ट ये वाले जो प्लांट हैं वो हैवी मेटल को कंटामिनेशन को बियर नहीं कर सकते। तो दोनों के अंदर जीन में बदलाव आ जाता है। जब ये बदलाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि इनकी फ्लोरिंग का पैटर्न भी बदल जाएगा और इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है, जो कि हम एंथोजेंथम ओडोरेटम में ऑलरेडी देख चुके हैं। देन आती है एनोलिस स्पीशीज, जो कि एक लिजर्ड की स्पीशीज है। अब इस लिजर्ड में क्या है कि मान लीजिए एक एरिया है और उस एरिया में लिजर्ड रहती है जो ग्राउंड के ऊपर है, और वही उसी की पॉपुलेशन जो है वो लगातार फैलती जा रही है। पहले ये लिजर्ड ग्राउंड के ऊपर थी, अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और यहाँ पर फॉरेस्ट शुरू हो जाता है, राइट। अब क्या होगा, फॉरेस्ट एरिया में कुछ लिजर्ड जो है वो ट्री के ऊपर जाना शुरू कर जाती है। अब वहां पर क्या हुआ, लिजर्ड की डिमार्केशन हो गया। कुछ ऐसी लिजर्ड जो ट्रीज के ऊपर रहना प्रेफर करती है और कुछ ऐसी लिजर्ड जो ग्राउंड के ऊपर रहना प्रेफर करती है। क्योंकि इनका हैबिटेट अब अलग हो चुका है, ट्रीज वाले अलग तरीके के जीन फ्लो में जाएंगे और जो ग्राउंड वाले हैं इनमें जीन फ्लो कुछ अलग तरीके का बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपस में बड़े कम चांसेस में ब्रीड करेंगे। ऑब्वियसली बात है, धीरे धीरे ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे और नई स्पीशीज का निर्माण कर देते हैं। हाइला स्पीशीज फ्रॉग की है, और इसमें भी यही देखा गया है हाइला स्पीशीज में कि दोनों स्पीशीज जो हैं पहले कॉन्टिन्यूटी में रहती हैं, देन ड्यू टू लग जो ये अपना हैबिटेट जोन ऑक्यूपाई करते हैं, इनमें जो जीन फ्लो जो है, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो चलता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, कुछ जीन फिक्स हो जाते हैं, कुछ जीन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और ये दो स्पीशीज का निर्माण कर देता है। देन आता है नेट्रिक्स और नेट्रिक्स हेल्वेटिका, जो कि स्नेक की स्पीशीज है। अब इनमें क्या देखा गया कि जो स्नेक थे वो लिटरली पहले ग्राउंड के ऊपर रह रहे थे, राइट। और कुछ स्नेक जो है वो कंटिन्यू पॉपुलेशन के होते हुए यहाँ पर पॉन्ड में चले गए। अब जहाँ पॉन्ड में चले गए या रिवर में चले गए, अब जो रिवर में स्नेक चले गए हुए थे वो ग्राउंड में ब्रीडिंग के लिए बड़े कम आते थे, और जो ग्राउंड वाले हैं वो रिवर में बड़ा कम जाते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्वायरमेंटल वेरिएशन आई। देखिए पॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, पॉन्ड सडनली नहीं बना, तो इनकी पॉपुलेशन फैल रही थी, कई लोग जो है वो पॉन्ड में चले गए इनके। अब रिप्रोडक्टिव बैरियर कैसे बन गया कि जो स्नेक ऑलरेडी पानी में रह रहे हैं, जब उनकी पॉपुलेशन उधर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो इन्होंने क्वाइट लेस प्रेफरेंस शो की फॉर द ग्राउंड लिजर्ड। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, एक बैरियर बन गया कि हैबिटेट का बैरियर था। जो ग्राउंड वाले हैं वो ग्राउंड में रहेंगे, जो पानी वाले हैं वो पानी में रहेंगे, जिसकी वजह से क्या है, इन दोनों की जो इंटरब्रीडिंग है वो बंद हो गई और एक नई स्पीशीज का निर्माण हो जाता है। तो जो पहले नेट्रिक्स था, अब ये क्या हुआ, इसने एक स्पीशीज यही हुई और दूसरी स्पीशीज नेट्रिक्स हेल्वेटिका का निर्माण कर दिया। इसी तरीके से चिचलिड स्पीशीज है जो फिशेस की है, तो ये पानी में रहती है, और पानी में क्या हुआ कि इन्होंने डिफरेंट हैबिटेट जोन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, और अलग अलग जैसे ही ये हैबिटेट जोन में कुछ सरफेस के ऊपर, ठीक है, कुछ ग्राउंड बॉटम के ऊपर, कुछ मीडियम कॉलम में रहना शुरू कर गए, जिसकी वजह से 3 डिफरेंट स्पीशीज का निर्माण हो गया। तो ये एक ऐसे एग्जाम्पल में फिट बैठ रहे हैं जहां पर स्पीशीज के बीच में कोई वेरिएट था नहीं, जो कंटिन्यू थी, लेकिन स्पीशिएशन फिर भी हुई। क्यों फिर भी हुई? क्योंकि इनमें इंटरब्रीडिंग जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं हो पा रही थी।
डिस्टेंस काफी लंबा हो गया हुआ था, स्पीशीज कंटिन्यूटी में थी, लेकिन चूंकि हैबिटेट इनका काफी बड़ा है जिस जगह पर वो रह रहे हैं, तो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाले जो है वो फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर रहे थे, जिसमें जीन फ्लो कन्फाइन हो चुका था और दो नई स्पीशीज का निर्माण हो जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट पैरापैट्रिक स्पेशिएशन। होपफुली आप इसे अच्छे तरीके से समझ सके हो। नेक्स्ट टाइम जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है पेरीपैट्रिक, और लास्ट में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो होगा सिम्पैट्रिक। तो अभी तक हमने स्पेशिएशन, मोड ऑफ स्पेशिएशन, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन के बारे में डिस्कस किया है, और आज हमने पैरापैट्रिक को भी कवर कर लिया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।